हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर थर्ड, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है ना, इसको कर लेते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद हम क्या एक नंबर के क्वेश्चन भी साथ साथ में खत्म करवा दूंगा मैं। ठीक है, क्यों ना टाइम लग रहा है इसमें। तो भारत में पंचवर्षीय योजना पार्ट नंबर थर्ड। अब हम पढ़ रहे हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी जो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, यानी जो भी आपने प्लान्स बनाए थे ना, और प्लान्स के अंदर आपने क्या करे थे, लक्ष्य निर्धारित किए थे कि ये सब आपको अचीव करना है। ठीक है ना। तो क्या क्या इन्होंने उपलब्ध किया उन प्लान से, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान जो भी इंप्लीमेंट किए थे गवर्नमेंट ने, जो भी लागू किए थे। ठीक है ना, उससे क्या क्या उनको उपलब्धि भी वो पढ़ते हैं। तो देखो, प्लान से जो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उन्होंने जो लगाए थे, देखो ये सब उन्हें क्या बेनिफिट हुआ था। क्या बेनिफिट हुआ उन्हें? राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिली है। क्या देखिए, नेशनल की जो नेशनल इनकम था उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है ना। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा बोलो, अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स पढ़ रहे हैं। यानी जो गोल्स थे, जो आपके जो प्लान्स थे ना, उसके अचीवमेंट्स क्या थे। ठीक है ना। तो पहला हमने क्या बोला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। नंबर 2, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देखो सीधी सीधी बात है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय, वो भी बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्या क्या हुआ है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। उसके साथ साथ देखो, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है ना, तो बचत और निवेश में भी वृद्धि होती है। बेसिक सा पॉइंट है। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और बचत और निवेश, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये 3 पॉइंट तो बेसिक से पॉइंट से। और ये वृद्धि भी है, इसका मतलब हुआ क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि रोजगार जो है ना वो बड़ा होगा। देखो, रोजगार जब बड़ा होगा ना, तभी लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। बात को समझना। ठीक है, जब आपका रोजगार बढ़ता है, क्या बढ़ता है? रोजगार बढ़ता है, तभी आय में वृद्धि होती है। यानी जो हमने प्लान्स बनाए थे, जो शॉर्ट टर्म प्लान्स बने थे, या जो इंप्लीमेंट किए थे ना लोगों ने, पंचवर्षीय योजनाएं जो सरकार ने, तो उससे कुछ बेनिफिट तो हुआ। बेनिफिट देखो, पहला क्या, राष्ट्रीय आय आपकी बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी आपकी, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। अब आय बढ़ेगी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी बचत और निवेश में भी वृद्धि होगी। उसके साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी। ठीक है ना। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, घर के लिए क्या छोड़ना। ठीक है ना। चलो, तो हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके अलावा कृषि में सुधार किया गया, क्योंकि देखो कृषि को अच्छा करने के लिए भी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, आपको पता होगा। तो कृषि में सुधार हुआ। उसके साथ साथ उद्योगों का विकास हुआ, यानी ग्रोथ हुआ। किसका? उद्योगों का ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। और साथ साथ आपको क्या है, विविधीकरण देखने को मिला। क्या मिला? विविधीकरण। विविधीकरण मतलब होता है डायवर्सिफिकेशन। बच्चा क्या होता है? डायवर्सिफिकेशन देखने को मिला। डायवर्सिफिकेशन बोलूं तो फैलाव। ठीक है ना, विभिन्नता। ठीक है, तो फैलाव यहां पे देखने को मिला। किसके अंदर? जो इंडस्ट्रीज थी उसमें। तो कितने पॉइंट हमने यहीं पे याद कर लिया। पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नंबर 2, आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, बचत निवेश में वृद्धि, कृषि में सुधार, और जो उद्योग थे उसमें भी क्या हुआ, सुधार हुआ, यानी विकास हुआ उसका भी। और विविधीकरण देखने को मिला। विविधीकरण मतलब फैलाव, यानी बहुत बड़े लेवल पे मतलब उद्योग को फैलाने की कोशिश की गई, यानी बढ़ाने की कोशिश की गई इंडस्ट्रीज को। क्लियर। चलो, उसके साथ साथ अब क्या हुआ, देखो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुआ। क्या हुआ? जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिली। ये भी अच्छी चीज थी। ठीक है ना। और उसके अलावा 2 पॉइंट और है, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना। इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं बेटा। देखो, इनमें भी सुधार हुआ था, मगर इतना सुधार नहीं हुआ कि वो हमारी हर चीज को क्या है, पूरा कर सके। मतलब सुधार तो हुआ है, आप खुद देखो ना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 72.7% जो कार्यशील जनसंख्या का जो परसेंटेज था, वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। और मात्र 17.2% लोग जो थे वो आपके तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में लगे हुए थे। आपको याद है? ठीक है। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो जॉब्स एंड ऑल है ना, वो बेटा तृतीय क्षेत्र में ये, यानी ये जो जहां पे आपको ये संरचना देखने को मिलती है। बात समझ आ गया ना। तो इसलिए सुधार तो हुआ है यहाँ, बट अभी भी पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी देखो क्या लिखवाया मैंने। आर्थिक संरचना में देखो, अगर आपसे पेपर में आए ये पॉइंट्स की, यातायात संचार कहाँ आते हैं बेटा? यातायात, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, हमेशा आर्थिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आर्थिक के अंदर आते हैं। क्लियर है ना। उसके अलावा सिंचाई की सुविधाएं, बिजली उत्पादन क्षमता हो गया। ठीक है ना। बैंक हो गए, बैंकिंग, बीमा मतलब इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। तो ऐसी चीजें, ये सारे नाम जो है कहां मिलेंगे आपको? आर्थिक आधारिक संरचना यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेंगे। मैं जानबूझ के इंग्लिश के वर्ड्स बोलता हूं आपके सामने, ताकि आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी पता रहे।
क्लियर है ना? ठीक है, वरना इंग्लिश के वर्ड बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। बट मैं आपको हर बार, देखो आपने देखा होगा मैक्सिमम वीडियोस में बनाता हूँ आपको इंग्लिश के वर्ड जरूर डालता हूँ, और जब मैं इंग्लिश वालों पे बनाता हूँ तो जानबूझ के हिंदी के वर्ड डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ। चलो, और सामाजिक आधारित संरचना, अब ये सोशल की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी ये क्या कर रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो देखो इसमें क्या आता है, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा अगर बात करूंगा तो याद रखना हमेशा ये सामाजिक के अंदर आएगा। अगर हाउसिंग की बात करूं तो हाउसिंग भी किसका है, वैसे इसी का पार्ट बनता है, ठीक है ना। ये तो स्वास्थ्य शिक्षा वैसे इसमें डाला गया है, ठीक है ना, यानी मकान मकान जो देते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना एंड ऑल समथिंग, है ना, वो समाज मतलब सोसाइटी के लिए ही होता है, तो समाज में आता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा समाज का पार्ट हो गया। यातायात संचार यानी कम्युनिकेशन टाइप की चीजें, सिंचाई बिजली का उत्पादन बैंकिंग बीमा, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, आर्थिक के अंदर आती है। क्लियर? तो यहां तक कंप्लीट हो गए। तो ये सारे आपके क्या थे, ये अचीवमेंट्स थे, ये एडवांटेजेस थे, ये उपलब्धि थी लक्ष्यों से, ठीक है ना, जो गोल्स आपने निर्धारित किए थे उनसे आपको ये सब बेनिफिट तो मिला है। अरे गोल्स कहाँ पे निर्धारित किया आपने, जो प्लान बनाई थी योजना उसके अंदर निर्धारित किए थे, है ना। तो ये रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा और देखते हैं इस चैप्टर को। तो आगे देखिए, हमने योजनाओं की जो अचीवमेंट थी, यानी जो एडवांटेजेस थे, जो बेनिफिट हुए, हमें उपलब्धता थी, वो हमने पढ़ ली। अब योजनाओं के कुछ जरा विफलता भी देखते हैं। पहली विफलता क्या थी कि मुद्रास्फीति की ऊंची दर। अब बहुत सारे बच्चों को मुद्रास्फीति नहीं क्या होता है ये नहीं पता। देखो वैसे मैंने रिसेंटली अभी शायद 1-1.5 हफ्ता ही हुआ होगा, 2-3 तारीख को मैंने मुद्रास्फीति के ऊपर एक प्रॉपर हिंदी में लेक्चर डाला हुआ था किसी बच्चे की डिमांड पे, क्योंकि उसका पेपर था, ठीक है ना। तो आप वहां भी जाके पढ़ सकते हो अगर आपको डीप में पढ़ना है, बस शॉर्टकट पढ़ना है तो आपको बता देता हूँ। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, यानी इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके यहाँ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, अगर शॉर्ट फॉर्म में जो आपको चाहिए उतना ही है काफी, कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है, पहले तो इन्फ्लेशन लिख देना इंग्लिश में, उसके बाद लिखो कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर? यानी वस्तु और सेवाओं की कीमतें यहाँ पे बढ़ती है और मुद्रा की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे वस्तु और सेवाओं की कीमतें तो बढ़ रही है मगर मुद्रा की कीमत घट जाती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? देखो, जब आपने देखा होगा पहले 5 रुपए में बहुत कुछ आता था, है ना, ठीक है ना, और आज वही 5 रुपए में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू गिरती चली जा रही है, ठीक है, और वस्तु सेवाएं महंगी होती चली जा रही है। जैसे आपको मान लो पहले कोन वाली आइसक्रीम खानी होती थी तो आप 5 रुपए, चलो छोड़ो ना, 2 रुपए की आपको एक दूध वाली मिल्क वाली आइसक्रीम मिला करती थी, हाँ है ना। आज वो आइसक्रीम आपको 10 रुपए में मिलती है। क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू गिर चुकी है। यानी अब मनी की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो किसी जमाने में हुआ करती थी, जब लोग गवर्नमेंट जॉब भी अगर करते थे तो 50 रुपए उनको महीने की तनख्वाह मिला करती थी। इवन 50 क्या, उससे पहले तो बहुत 5-5 10-10 रुपए में भी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की हुई थी। बात समझ आ रही है? बट आज क्या है, आज कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है, तो उस हिसाब से चीजें भी तो महंगी हो गई ना। तो ऐसे ही बोला जाता है जब भी मुद्रास्फीति होगा तो समझ लेना इसके ब्रैकेट में ये बोलना, इन्फ्लेशन और वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति होता है। और इसमें वस्तु सेवाओं की कीमतें तो बढ़ती है, और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मुद्रा की वैल्यू घट रही है। क्लियर? चलो, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। इवन आपकी बुक में भी शायद इसके बारे में डिटेल में कोई लेक्चर नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए तो मैंने प्रॉपर एक अभी कुछ टाइम पहले मुद्रास्फीति के ऊपर डाला है, आप जाके तो वीडियोस में जाकर के सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। या तो प्लेलिस्ट में जाओ, समष्टि वाली जो पहले वाली समष्टि बनाई थी मैंने बीए बीकॉम वालों के, तो वहां भी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। चलो, विकास की प्रक्रिया में गति लाने के लिए इन्होंने क्या, ग्रोथ करने के लिए क्या किया था, ग्रोथ जो विकास की जो गति थी, डेवलपमेंट को और स्पीडली बढ़ाने के लिए क्या किया, इन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक आधारित संरचना बनाई थी, जो हमने अभी पढ़ाई थी आपको, आर्थिक और सामाजिक आधारित संरचना मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किया था, शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ लिया था, मैंने बताया था, यहाँ पे आपका वो संचार वंचार आया था, ठीक है ना। तो ये जो था ना, ये बनाया तो था, मानता, मैंने कहा था ना वहां पे डेवलप हुआ है, मगर इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो हमें क्या है पूरी तरह से क्या दे सके, बेनिफिट दे सके। तो उसने बोला तो विकास की गति में, विकास की प्रक्रिया में गति लाने के लिए जो आवश्यक यानी जो पर्याप्त चाहिए था ना हमें ये संरचना, ये उत्पन्न करने में पूरी विफलता है। अभी तक पर्याप्त ये उत्पन्न नहीं हुआ है, जितनी जरूरत है उतना नहीं बना है ये। क्लियर हो गया? आगे, बेरोजगारी संकट, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में, जो कि कब शुरू हुई थी, 1951 से 1956 में शुरू हुई थी, यहाँ पे 53 लाख लोग जो थे बेरोजगार थे उस वक्त। कितने? 53 लाख लोग, यानी 53 लाख जो पीपल थे, यानी ठीक है ना, वो क्या थे, बेरोजगार थे। 53 लाख पीपल जो थे वो बेरोजगार थे। बहुत सारे बच्चे बोलते भाई 53 लाख पीपल मत बोलो, पीपल्स बोलो। बेटा देखो, पीपल
ही बोला जाता है, क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसको क्या नाम है, ये कोई वो नहीं है, जैसे मान लो जैसे हम बोलते हैं ना जैसे मतलब किसी भी नाम ले लो, मैंगो तो मैंगोज हो जाता है, वो समझ में आता है, बट पीपल पहले ऑलरेडी क्या प्लूरल है, ठीक है, उसको दोबारा से एस लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता, तो पीपल वर्ड होता है, नॉट पीपल्स, ठीक है ना। तो 53 लाख पीपल जो थे वो क्या थे, बेरोजगार थे। और जो कि 11th पंचवर्षीय योजना के अंत में, यानी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना का जब अंत हुआ था 2012 में जाके खत्म हो गई थी वो, और 2012 से 2017 आपकी 12वीं चली थी, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो 11वीं के अंत में बढ़ते बढ़ते जब 11वीं खत्म हुई ना पंचवर्षीय योजना, तो 4 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। यानी सोचो उस टाइम पे 53 लाख, और अब कितने, 4 करोड़। और अभी तो देखो 2022 में दोबारा डेटा आने वाला है, और फिर देखो तुम क्या नाम है, कितनी पॉपुलेशन बेरोजगार मिलती है आपको, है ना, बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है ये सब चीज। इवन पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि 2011 में 130 करोड़ के आसपास बताया था, समथिंग ऐसा कुछ बोला हुआ था ना, 125-130 करोड़। सोचो इस टाइम पे कितनी होगी, मुझे तो लग रहा है चाइना को पीछे ना कर दिया हो ठीक है ना। चलो, आय और धन का असमान वितरण, क्या वर्ड लिखा हुआ है, जो इनकम और वेल्थ है ना, उसका वितरण हमारे असमान हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग अमीर के अमीर होते चले गए, और गरीब बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए, और ज्यादा नीचे गिर गए, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, आय और धन का, संपत्ति का जो भी है, वो असमान वितरण है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। उसके बाद बहुत ज्यादा गरीबी, यानी निर्धनता जो थी ना, निर्धनता वो बहुत हाई लेवल की थी, एब्जेक्ट पॉवर्टी थी, नॉट ऑब्जेक्ट, एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट मतलब होता बहुत ज्यादा, ABJECT, एब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गरीबी थी, हाई लेवल था निर्धनता का, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 21.9%, 21.9% आबादी जो है ना वो गरीबी रेखा के नीचे है, सोचो, ठीक है। भारत में इसने बोला 21.9% आबादी सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे है, और गरीबी रेखा की डेफिनेशन तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, फिर देखना तुम्हारे तोते उड़ने वाले। गरीबी रेखा डेफिनेशन किस टाइम पे कभी तो कुछ दी थी, 50 रुपए 100 रुपए, नहीं क्या क्या फालतू लाइन नेता लोग ना बोलते रहते हैं कि उनको पता है तो भ्रष्टाचार करके कमाई लेंगे, ठीक है। बहुत सारे अच्छे नेता भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे बेकार होते हैं, मगर उनको कुछ सोच करके चीजें बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब दिखाऊंगा, जब गरीबी वाला पढ़ाऊंगा तब दिखाता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। तो 21.9% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। उसके अलावा दुनिया में जो लोग बिल्कुल, आधा लॉ है, ठीक है ना, आधा लॉ फिर कुल, ठीक है ना, बिल्कुल गरीब है, यानी दुनिया में, अब ये दुनिया की बात कर रहा है, यानी वर्ल्ड में जो एब्सोल्युटली पुअर है ना लोग, उनमें से 50% जो है ना वो भारत में मिलेंगे आपको, ठीक है। दुनिया के जो बिल्कुल ही गरीब है ना, दुनिया में जितने लोग है, ठीक है, वो बिल्कुल ही गरीब है, तो उन बिल्कुल ही गरीब गरीब लोगों में से 50% अगर मैं कर दूं तो आपको भारत में मिल जाएंगे गरीब सारे, ठीक है ना, 50%। चलो फटाफट से नोट डाउन करो, क्योंकि ये चैप्टर 98% खत्म हो चुका है। तो देखिए आगे फटाफट से 4 पॉइंट और कर लेते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये चैप्टर खत्म होता वैसे ही, डन। और इसके बाद में 1 नंबर के क्वेश्चन भी आपके डाल दूंगा, डन। देखो एक क्या है, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में आई थी, आपको याद रखना है। ये मैं 1 नंबर वाले में भी लिखवाऊंगा, इस वाले इन तीनों को, स्टार्टिंग के 3 को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिखवाने का मतलब ये है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, वहीं पे ही। तो न्यू आर्थिक नीति यानी नई आर्थिक नीति, सॉरी, ठीक है ना, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में आई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग मतलब होता है प्लानिंग कमीशन, कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1950 में। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, किन किन की अध्यक्षता में ये हुआ था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन जो है स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे, ठीक है ना। चलो आगे, चमत्कारी बीज क्या होता है, देखो इंग्लिश में इसको मिरेकल सीड्स बोलते हैं, मिरेकल सीड्स, ठीक है ना। हिंदी में आई थिंक चमत्कारी बीज ही बोलते होंगे जहां तक, क्योंकि इसकी हिंदी मीनिंग यही निकलता है, डन। फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो गूगल पे कि मिरेकल सीड्स की अगर बात करें, देखो इंग्लिश में हम इसको मिरेकल सीड से ही पढ़ाते हैं, और मैं ये बताता हूँ कि मिरेकल सीड्स आर दोज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स विच कंबाइंड विद एश्योर्ड वाटर सप्लाई, कोमा, क्या था साथ में, इंसेक्टिसाइड था, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स, ताकि क्या मिले आपको, हाई प्रोडक्शन आप कर सको, ठीक है ना, यानी जो यील्डिंग हो यानी पैदावार हो ना वो ज्यादा हो सके, हम ये पढ़ाते हैं वहां पे। बट कोई नहीं, देखो इसका हिंदी मीनिंग आई थिंक चमत्कारी निकलेगा, मिरेकल चमत्कार होता है। तो चमत्कारी बीज क्या है, चमत्कारी बीज वो बीज होते हैं जो उच्च उपज, यानी जो पैदावार है ना, ज्यादा पैदावार देने वाले बीज होते हैं, यानी इनसे आप ज्यादा पैदावार कर सकते हो। आप बोलोगे कि इनमें 4 हाथ 5 टांगे होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली चमत्कारी इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि ये बीज जो होते हैं ना, इनके साथ आपको ये सुनिश्चित जल आपूर्ति देंगे आपको, यानी आपको क्या सुनिश्चित मतलब बिल्कुल आपको ये मिलेगा मिलेगा साथ में, अगर आप ये बीज लेते हो तो आपको ये सब सुविधा मिलेगी। अब ये देखो ना,
हमारे यहाँ कहते हो, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्शन खेती बाड़ी करना चाहता है, कृषि करना चाहता है, तो देखो वो मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है, बेचारा को ठीक से पानी नहीं मिलता, ठीक है, बहुत सारे कह रहे हैं कीड़े मकोड़े दिक्कत कर देते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं, बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। बट अगर आप ये चमत्कारी बीज लेते हो, मतलब ये अगर ये वाले सीड्स अगर आप लेते हो ना इस टाइप के, तो आपको सुनिश्चित जल आपूर्ति मिलेगा, नहीं पानी मिलेगा ही मिलेगा आपको। उर्वरक क्या है, उर्वरक बोलते हैं ना, उर्वरक वो भी मिलेगा आपको, यानी खाद भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको कीटनाशक भी मिलेंगे जिससे आप वो कीटनाशकों को मार सको। देखो ना, खुद देखो ना, जब आपको इतनी बेनिफिट मिलेंगे तो गारंटेड प्रोडक्शन तो अच्छा होगा ही होगा। तो चमत्कारी बीज इसलिए बोला था क्योंकि ना यहाँ पे ना आपको ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर रहे थे बीजों के साथ साथ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सको। ताकि देखिए क्या है, जो सुनिश्चित जल आपूर्ति, उर्वरकों उर्वरकों, हाँ समथिंग ऐसे कुछ है, कीटनाशकों आदि के साथ मिलकर, ठीक है, उच्च उत्पादन को बढ़ाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ताकि जो उत्पादन है ना वो उच्च हो सके। इसलिए मिरेकल सीड्स लेके आते हैं। तो बस मैं आपके माइंड में डालना चाहता था, क्योंकि ये मेरे को बुक में तो दिखा नहीं, ठीक है, हिंदी मीडियम में, बट फिर मैंने सोचा इसको दिमाग में डाल ही देते, क्यों छोड़े इसको, ठीक है। छोटा सा पोर्शन है, कहीं कोई पूछ ले कि मिरेकल सीड्स क्या, तो आप बोल देना ये वो सीड्स है जिसमें आपको पानी भी, गारंटेड पानी की सुविधा मिलेगी, यानी पानी मिलना है फसल के लिए। साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको फर्टिलाइजर्स यानी जो खाद वाद टाइप की चीजें होती है, ठीक है, ये वाला नाम, ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा। उसके अलावा कीटनाशक जो है ये आपको मिलेंगे इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में। तो ये सब आपको मिलेंगे ताकि आप क्या करते हो, उच्च उत्पादन कर सको, ठीक है। तो इस चैप्टर को ना यहीं पे एंड करते हैं बेटा, और साथ साथ में ना लाइक शेयर करना तो मत भूलना, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और जो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करना। डन। चलो मिलते हैं फिर एक नंबर की वीडियोस में जो उसके होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।